लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो, तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, ओ लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत देश का संविधान लागू हुआ था और जैसे हमारी कहानियां आप सबको एक साथ लाती है, वैसे ही इस दिन हमारा देश भी एकजुट हुआ था। आपके ईमेल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैसेजेस और एप्पल रिव्यूज से हमें बहुत खुशी मिलती है। अमेरिका से इब्न बतूता आईडी से एप्पल रिव्यूज में हमारे परिवार के एक सदस्य ने कहा कि उन्हें कहानी जानी अनजानी पर कहानियों की वैरायटी बहुत पसंद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे और मेरे टीम के मेहनत को इस तरह सराहने के लिए। हम वाकई ये कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते एक अलग तरह की कहानी आप तक ला सकें। तो सुनते रहिए, और अगर आप भी एप्पल यूजर हैं तो अपने रिव्यूज डालना मत भूलिए। 2 मिनट लगते हैं बस। तो गणतंत्र दिवस पर हम आपके लिए एक बहुत ही खास कहानी लाए हैं। हमारी आज की कहानी बीबीसी के एक सर्वे के अनुसार हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में से एक है। ये एक प्रेम कथा भी है और एक युद्ध की कहानी भी है। बहुत लोग इस कहानी को हिंदी की सबसे पुरानी कहानियों में भी गिनते हैं। हमारी आज की कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी उसने कहा था। इस कहानी पर सुनील दत्त व नंदा जी द्वारा अभिनीत मूवी भी बन चुकी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर में हुआ था। उनके लेखन की रोचकता उसकी प्रासंगिकता के अतिरिक्त उसकी प्रस्तुति की अनोखी भंगिमा में भी निहित है। गुलेरी जी की भाषा और शैली उनके विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं था, वह युग संधि पर खड़े एक विवेकी मानस का और उस युग की मानसिकता का भी प्रमाणिक दस्तावेज हैं। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बैम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चौंध कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, अरे ठहरना भाई, आने दो लाला जी, अरे हटो बादशाहो, कहते हुए सफेद फेटे खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचों और भारे वाले के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। अरे हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा पूता प्यारिए, अरे बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बैम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथनों से जैसे जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं।
वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुठ रहा था जो शेर भर गीले पपड़ी की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहां कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहां आया हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहां, दूध वाले के यहां अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हां हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले का दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मैं और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहां दिन में 50 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। हो लैणा सिंह, और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिताई दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मेम की बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। अरे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलो के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। अरे उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, ओ लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। ओए उद्मी, उठ, सिगड़ी में कोल्ले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। ओ महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, ओ मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अरे अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहां मांग लूंगा
और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी हीरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम? अरे चुप कर, यहाँ वाली को शर्म नहीं। अरे देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ऑटो से लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। ओ, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। अरे कहीं तुम ना मंदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। अरे मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर सिर होगा मेरा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? अरे दिल्ली शहर ते पिशोर दू जान दिए, कर लेना लौंगा दा बपार मड़िए, कर लेना ना देड़ा सौदाड़िए। ओए ओए लाना चटाका कदुआनू, ओए लाना चटाका कदुआनू, ओए होए ओए होए। अरे कद्दू बनाया वे मजेदार गोड़िए, हुण लाना चटाका कदुए नू, हुण लाना चटाका। अरे कोई ना, अरे कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना। कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरन कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कर रहा, अरे क्यों बोधा सिंह, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कब कपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? अरे मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेमे, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? अरे तो और नहीं, झूठ। यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंडक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो, तुम भी पियो।
आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, ओ लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहां से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। हो क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश तुम्हें पसंद नहीं? ओ नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहां कहां। अरे याद है, पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, अरे वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान समा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लैना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? अब पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही। अरे ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहां सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूं। पर यहां तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह मिन गॉट कहते हुए चित हो गया। लहना सिंह ने तीनों गोले बिनकर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसे हैं? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखाए? हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाली। लहना सिंह कहता गया,
ओ जी, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और बाकी लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव भारी घाव है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी वाण भट्ट की भाषा में दंत विणो पदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटी से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाश रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ पर पट्टी बांधनी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम? अरे मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर अरे बोधा गाड़ी पर लेट गया। अब भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, ओए, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ,
मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहां आया हुआ है। दही वाले के यहां, सब्जी वाले के यहां, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हां, कल ही हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, हो लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटे वाला सालू। अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, फसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला। उसने कहा था, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक धंधरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। ओ वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हां। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हां, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेंगे। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे।
कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें जरूर लिखकर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। हम यूं ही हर सप्ताह आप तक नई कहानी लाते रहेंगे अगर आप हमें लिखते रहें। अगर कहानी पसंद आई तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ बता दूं कि कहानी जानी अनजानी एक सेल्फ फंडेड पॉडकास्ट है, लेकिन आप अपने योगदान से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो ₹500 हो या $50। आपके छोटे से छोटे योगदान से भी हमें आगे बढ़ते रहने की शक्ति मिलेगी। सभी सपोर्टर्स का नाम हमारे वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा। सपोर्ट कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।